आ जाओ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का दूसरा वाला लेक्चर। वन शॉट पढ़ रहे थे, पहला वाला वन शॉट हो गया था, बहुत छोटा सा था, सिर्फ शायद 54-55 मिनट का था, 1 घंटे का भी नहीं था। वैसे ही उससे भी छोटा ये सेकंड वाला वन शॉट है, मतलब कंप्लीट 1.5 घंटे में हो जाएगा वो, और ये मिला करके ये मुश्किल से 40-45 मिनट का होगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए आओ देखें क्या क्या पार्ट बचा रह गया था। देखो क्या क्या बचा रह गया था। इसके पहले वाला, इसके पहले तक मेंडल वाली पूरी कहानी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये सारी बातें पहले वाले वन शॉट में हो गई हैं। नहीं देखा है तो पीछे जाओ, पहले वो कंप्लीट करो, फिर इसको देखो। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बार बार एक ही बात कर रहे हैं, वक्त है पढ़ लो। कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, देख लो, पढ़ लो। फिजिक्स केमिस्ट्री भी ऐसे कहीं से जुगाड़ करके ढूंढ ले गए, काम बन जाएगा। पेपर देते रहो, टेस्ट देते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, पढ़ते रहो। आओ, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है देखो। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था सटन एंड बॉवेरी ने 1902 में। 1902 में सबसे पहली बार क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात की थी सटन एंड बॉवेरी ने। इसमें इन्होंने देखा था बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। क्या बताया इन्होंने? इन्होंने कहा कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। सटन एंड बॉवेरी ने इस थ्योरी में कहा कि जैसा बिहेवियर क्रोमोसोम का होता है, जिस तरह से इनहेरिटेंस क्रोमोसोम का होता है, ऐसे ही जीन का होता है। देखो कैसे, यूज क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। इन्होंने मेंडल के ही लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए क्रोमोसोम का मूवमेंट बताया कि कैसे क्रोमोसोम प्रोफेज से मेटाफेज, मेटाफेज से एनाफेज, एनाफेज से टेलोफेज, कैसे डिवीजन, कैसे क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है, कैसे वो मेटाफेज प्लेट पे आते हैं। ये सारी कहानी सटन एंड बॉवेरी ने, मतलब ऐसा कह दो, क्रोमोसोम के मूवमेंट से मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की सटन एंड बॉवेरी ने, जिसमें इन्होंने कहा कि जैसा बिहेवियर क्रोमोसोम का होता है उसी के जैसा ही जीन का होता है। इसीलिए एनसीईआरटी ने ये 2 पैराग्राफ लिखा है, ये 2 कॉलम लिखा है और पूछा है बताओ इनमें से जीन कौन सा है और क्रोमोसोम कौन सा है। अभी देख लेते हैं, पहले ये वाली बात देखो। चलो आ जाओ, ये किनारे वाला भी देखते हैं, इनको देखो। यहां कह रहा है कि जीन कौन सा है, क्रोमोसोम कौन सा है। हमने वैसे आंसर लिख दिया है कि इसको जीन, इसको क्रोमोसोम कहेंगे, लेकिन कुछ बातें और हैं। जैसे अगर जीन और क्रोमोसोम का बिहेवियर पैरेलल है, एक जैसा है, तो देखो कैसा कैसा है। जीन भी पेयर में होते हैं, हाँ होते हैं। जैसे पढ़ता था कैपिटल टी स्मॉल टी पेयर में था, तो जीन भी पेयर में होते हैं। इधर क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम, एक साथ 2 क्रोमोसोम बनाते हैं हमेशा होमोलॉगस। तो क्रोमोसोम भी पेयर में होता है, जीन भी पेयर में होता है, एक जैसा है। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, बताया तो था जब गैमीट बनाते हैं, यही तो था। इधर देखना, जब यहां गैमीट बनता है, जैसे हमने कहा कैपिटल टी है, दिखाई दे ना दिखाई दे रहा हो तो बताना, कलर चेंज करो, इसका कुछ और करो दिखाई देने वाला। देखो इधर देखो, जैसे मान लो कैपिटल टी है, इधर उसका क्रॉस हम लोग स्मॉल टी से करा रहे थे। तो जब भी ये काम करते थे, सबसे पहले गैमीट बनाते थे। तो यहाँ अगर दोनों एलील एक जैसे हैं तो गैमीट में केवल ये जाएगा, यहाँ एक जैसे हैं तो गैमीट में ये जाएगा। यही तो कह रहा है, कह रहा है सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है तो जीन से ये सेग्रीगेट हो रहा है। अभी ये नहीं पता है कि कौन सा जीन है कौन सा क्रोमोसोम है, लेकिन ये पता है कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेशन हो रहा है। क्रोमोसोम का भी तो ऐसे ही होता है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है,
जब डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, आधे क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे, आधे वाले दूसरे वाले पोल पे, यही तो था। एक गैमीट में ये चला गया, एक गैमीट, इसीलिए तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं। अगर ह्यूमन की बात करें तो 23 क्रोमोसोम मदर से आते हैं, और 23 पेयर नहीं, 23 क्रोमोसोम मदर से और 23 क्रोमोसोम फादर से। यही तो था, क्योंकि सेग्रीगेशन होता है। तो यहां कह रहा है सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर, दोनों पेयर में से केवल एक ही पेयर है जो ट्रांसफर होता है गैमीट के थ्रू। सेम काम यहां भी होता है, ओनली वन ऑफ ईच पेयर ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट, गैमीट में केवल एक ही पेयर ट्रांसमिट होता है। अगर किसी के जीन ऐसा है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो जब गैमीट बनेगा तो यही जाएगा, 50% में ये जाएगा, 50% में ये जाएगा। आगे समझो, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, इधर है वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर, यही वाली बात समझनी है। कह रहा है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच पेयर, एक पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली कैसे सेग्रीगेट होता है। अब ये बात समझना, ये तीनों बातें कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, अगर इंडिपेंडेंट पेयर है, एक पेयर ये है, एक पेयर कोई दूसरा ले लो, ये पेयर और ये पेयर दोनों अलग अलग पेयर हैं, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होगा, ये अलग सेग्रीगेट होगा, ये अलग सेग्रीगेट होगा, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये बात जीन के लिए सही है, और ये वाली बात भी जीन के लिए सही है, ये बात समझना है। आंसर कैसे लगाना है वो भी बता रहे हैं। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर, यहां एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम है, इसी क्रोमोसोम पे एक जीन है ए, एक जीन है बी, ये उसका होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इसका एलील प्रेजेंट है स्मॉल ए और ये स्मॉल बी, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ये एक पेयर क्रोमोसोम, ये दूसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये होमोलॉगस। मान लो जब एक ही क्रोमोसोम पे दोनों जीन प्रेजेंट है, ए और बी एक ही क्रोमोसोम पे हैं, ये एक क्रोमोसोम ये दूसरा क्रोमोसोम, तो इंडिपेंडेंट पेयर, ये इंडिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो ये अलग ट्रांसफर होगा, ये अलग ट्रांसफर होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट पेयर है। तो ये जीन के लिए भी सही है, ये वाला जीन और ये वाला जीन इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे हैं। देखो ए एंड डी इंडिपेंडेंट पेयर है, हाँ ए जीन डी जीन इंडिपेंडेंट पेयर है, ये वाला क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट पेयर है, दोनों इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे, ट्रांसफर होंगे गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे। तो ये वाली बात जो लिखी है ये जीन के लिए भी सही है, क्रोमोसोम के लिए भी सही है कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। और इधर देखो वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर, वन पेयर ये वाला पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर। जैसे मान लो अब ये हो गया, अगर ए और बी की केवल बात करें, जीन का पेयर, एक पेयर जीन ये, एक जीन ये है, एक जीन ये है। अगर दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे हों, देखो दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे हों, तो अब इनका इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन नहीं होगा। ए एंड बी नॉट इंडिपेंडेंट पेयर, अब ये इंडिपेंडेंट पेयर नहीं है। इसका मतलब जीन के लिए ये बात सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कब? क्योंकि जीन ऐसा भी हो सकता है जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे हैं, जब दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे हैं तो ये बात जीन के लिए सही नहीं है, और जब दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं तो ये बात जीन के लिए भी सही है। इसका मतलब ये जीन के लिए सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन क्रोमोसोम के लिए तो सही है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। तो अगर आए ये लाइन तो लगा देना कि जीन के लिए सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो ये सही नहीं है, अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो ये बात सही है। लेकिन एनसीईआरटी ने अपने से सिर्फ इतना पूछा है, बताओ कौन सा वाला जीन के लिए है, कौन सा वाला क्रोमोसोम के लिए है। तो लिख देना
इधर वाला जीन के लिए 100% सही है, इधर वाला क्रोमोसोम के लिए 100% सही है। सीक्वेंस हमने वही रखा है पढ़ाने का, बार बार बताते हैं, जैसा एनसीईआरटी में दिया है वैसे एनसीईआरटी का सीक्वेंस कोई बहुत अच्छा नहीं है। चलो बार बार तुम्हें एक ही बात समझा रहे हैं, पढ़ते रहो, टाइम है, वक्त है, समय है, मत गवाओ मत गवाओ मत गवाओ। और थोड़ा सीरियसली पढ़ो, हंसी मजाक ये सब चलेगा कॉलेज में जाके जितना मर्जी करना, अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि कॉलेज पहुंचना है किसी भी तरह से, बस कॉलेज पहुंचो एक बार, आओ। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है, जिनको भी ऐसा लग रहा है कि यार अब सिलेक्शन नहीं होगा, टाइम कम बचा है, मैंने साल भर नहीं पढ़ाई करी है, अब नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ आ रहा है मन में, फिर भी पढ़ते रहो। इसलिए पढ़ते रहो क्योंकि अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो कुछ तो ऐसा हो जिसमें तुम काउंसलिंग कराने के लायक रहो, मुंह दिखाने लायक रहो कि हाँ मैं बीएचएमएस ले सकता हूँ, मैं बीएमएस ले सकता हूँ, कुछ नहीं तो मैं नर्सिंग ले सकता हूँ। इतने मार्क्स तो आने चाहिए, ऐसा ना हो कि काउंसलिंग कराने लायक ही ना बचो। अगर अभी से ऐसा मान लिया कि यार नहीं होगा नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसा सोचते हैं वैसा ही होने लगता है, तो इसीलिए ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि नहीं होगा। ये तभी आएगा जब पढ़ना बंद कर दोगे। रेगुलर पढ़ते रहो, डेली 6 घंटे 7 घंटे अगर पढ़ रहे हो तो ऐसा दिमाग में कभी नहीं आएगा कि सिलेक्शन नहीं होगा। यकीन मानो नहीं आता है अगर रेगुलर कोई पढ़ रहा होता है। सीरियसली समझाते हैं, समझ में आती है बात तो देखो फिर आओ, नहीं आती फिर तो सब मजे कर रहे हैं, तुम भी करो। आने वाले टाइम पे बैठना कहीं कटोरा लेकर के इधर उधर से मांगना, फिर रोते फिरना फिर। देखो मेंडल्स वर्क पब्लिश इन 1865 बट अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 900। मेंडल की बात यहां फिर से इसलिए आई क्योंकि एनसीईआरटी यही सीक्वेंस लिखती है, इसीलिए हमने लिखा है। रेगुलर क्लास के लेक्चर्स में ऐसा सीक्वेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी देखो। अच्छा, मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश कर दिया था 1865 में ही, बट अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। देखो सब्र पेशेंस, बंदा अपना काम किया, चला भी गया, डेथ भी हो गई और लोगों को समझ भी नहीं आया कि वो क्या करके चले गए। रीजन क्यों इन्होंने अपना काम 1865 में पब्लिश किया और अभी तक 1900 तक ये रिकॉग्नाइज नहीं रहा, लोगों को नहीं पता चला। पहला रीजन ये था कि कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। उस टाइम पे ऐसा नहीं था किसी को मेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें, फेसबुक पे डाल दें, इंस्टा पे स्टोरी लगा दें, ऐसा वाला काम उस टाइम पे नहीं था, इतना डेवलप नहीं था, मतलब कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं था, तो नहीं बता पाए। एक टर्म इन्होंने यूज किया था फैक्टर। जब कोई इनसे पूछता कि मेंडल जो ये तुम कह रहे हो कि कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, उसको लेके जाने वाला फैक्टर होता है, क्या है ये फैक्टर? इनके पास कोई जवाब नहीं था कि फैक्टर क्या होते हैं, कैसे इनहेरिट होते हैं। यूजिंग मैथमेटिक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में पहली बार ऐसा हुआ था कि मेंडल मैथ लगा रहे थे। वो रेशियो निकालते थे 9:3:3:1, 1:2:1, ये सब रेशियो 1/4, 2/3, ये रेशियो सब निकालते थे क्योंकि मेंडल मैथ के टीचर थे, इसीलिए ये मैथ लगाया करते थे। जो कुछ रिजल्ट आता वो कैलकुलेट करके लिखते थे। 7 साल तक काम किया, इतना सारा डेटा इकट्ठा हो गया मैथ कैलकुलेशन का कि जब ये दिखाने पहुंचे अपने सीनियर्स को, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये पगला क्या करके ले आया है, इतना सारा मैथ। वैसे भी बायो वाले अपने आप से पूछो कि तुम्हें कितनी मैथ आती है, वो लोग भी इसी कंडीशन में थे। तो पहली बार ऐसा था कि कोई बायो में मैथ लगा रहा था, लोगों को बात समझ नहीं आई। लेकिन 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डे ब्रीज, कॉरेंस, वॉन शिमार्क,
फिर से बोलो, ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल लॉरेंस, वॉन सेमार्क। समय था 1900 के बाद का, जब ये तीन साइंटिस्ट जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, इन्होंने सेम वही काम, वही रिजल्ट निकाला जो मेंडल बहुत पहले कर चुके थे। इनको लगा कि हम लोगों ने कुछ ऐसा किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया है। इनको लगा कि अपना काम पब्लिश कराया जाए, इसका पेटेंट लिया जाए, लेकिन ये सब कराने से पहले ये चेक करना पड़ता है कि ऐसा कोई काम पहले किसी ने तो नहीं किया है। इनको पूरा यकीन था, इन तीनों को, ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल लॉरेंस और वॉन सेमार्क को, कि यार आज तक तो ऐसा कोई नहीं कर पाया। और जब ये लोग काम कर रहे थे तब जीन की डिस्कवरी हो गई थी, क्रोमोसोम डिस्कवर हो गया था, माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट हो गया था। इनको लगा कि यार अपन ने जो काम किया है आज तक किसी ने किया हुआ नहीं है, इतना किसी के बस की बात नहीं थी ये काम करना। इनको लगा कि हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है। जब ये ढूंढने निकले कि ऐसा किसी ने काम तो नहीं किया है जो हम लोगों ने आज करके दिखाया है, तो मेंडल ने अपना काम बहुत वाइडली तो नहीं पब्लिश किया था, लेकिन कहीं कहीं पब्लिश किया था उस टाइम पे। जैसे अमेरिका की एक बहुत सबसे कम फेमस मैगजीन थी उस टाइम की, नेचर ऑफ सेंडर वेरीन। नेचर ऑफ सेंडर वेरीन अमेरिका की वैसी मैगजीन थी जैसे पोपटलाल का तूफान एक्सप्रेस है, तारक मेहता वाला, उसकी कॉलोनी में ही कोई नहीं पढ़ता है। वैसे ही मेंडल ने अपना काम पब्लिश कराया था नेचर ऑफ सेंडर वेरीन में। नहीं पढ़ा लोगों ने, लेकिन पब्लिश कराया था तो कुछ पेजेस इधर उधर बिखरे थे। इन लोगों को कहीं मिल गया, हो सकता है कभी किसी ठेले पे बैठ के कहीं कुछ खा रहे हो, इनको मिला, इन्होंने पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से छपा हुआ था। इनको मिला, इन लोगों को लगा कि यार जो काम हम लोग आज कर रहे हैं 35 साल पहले एक चचा करके चले गए हैं, जब ना जीन डिस्कवर था, ना क्रोमोसोम डिस्कवर था, ना माइक्रोस्कोप इतना एडवांस था। अच्छे लोग थे ये लोग। इन्होंने कहा यार किसी का क्रेडिट नहीं खाना चाहिए, बंदा आज जिंदा भी नहीं है और इतना बढ़िया काम करके चला गया है। इन लोगों ने इन्हीं के वर्क को थोड़ा इनका सारा फैलाया हुआ रायता समेटा और ढंग से अच्छे से लॉ में कन्वर्ट किया और उसको पब्लिश कराया। तब लोगों को समझ आया कि कौन थे मेंडल। देखो, तो रीडिस्कवरी हुई मेंडल के वर्क की, ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल लॉरेंस और वॉन सेमार्क ने किया था। थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, इधर देखो। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय, अच्छा एक्सपेरिमेंट, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो भी हम लोग कर रहे थे, वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था टी.एच. मॉर्गन ने। टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे काम किया था, जिसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं। टी.एच. मॉर्गन ने अपना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाला एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला, एक इंसेक्ट है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे काम किया था। क्यों लिया था इन्होंने ड्रोसोफिला, उसके पीछे कोई रीजन होगा। जैसे मेंडल ने पी प्लांट चूज किया था तो उसके पीछे कोई रीजन था, ऐसे ही ड्रोसोफिला पे काम किया इन्होंने तो उसके पीछे रीजन था, क्योंकि ड्रोसोफिला को सिंपल सिंथेटिक मीडियम में लेबोरेटरी में बड़ी आसानी से ग्रो करा सकते हैं राइब्ड बनाना के ऊपर। इनकी लाइफ साइकिल सिर्फ 2 वीक्स की होती है, बहुत छोटी होती है, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कई जनरेशन देख सकते हैं। एक बार सिंगल मेटिंग होती है तो ढेर सारी प्रोजेनी बनती है, ढेर सारे नंबर में प्रोजेनी बनती है, मतलब ढेर सारा डेटा मिल जाता है, ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा, सैंपलिंग साइज बड़ा हो जाता है। क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल और फीमेल इंसेक्ट में, मेल और फीमेल ड्रोसोफिला में बड़ी आसानी से पहचान जाते हैं मेल कौन है, फीमेल कौन है। लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमोसोम नंबर कम होता है, सिर्फ 8 होता है, तो स्टडी आसान होती है। लिंकेज, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन जब बहुत पास पास है तो वो साथ साथ इनहेरिट करते हैं, इसी को, उनमें कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। एक नया वर्ड है, क्रॉसिंग ओवर आएगा। पास पास प्रेजेंट जीन, एक ही क्रोमोसोम पे पास पास प्रेजेंट जीन में क्रॉसिंग ओवर का ना होना, वही कहलाता है लिंकेज। लिंकेज, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। याद रखना है, मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है लिंकेज। डिटेल स्टडी, लिंकेज की डिटेल स्टडी की थी टी.एच. मॉर्गन ने, तो कभी भी आ जाए लिंकेज टर्म किसने दिया, टी.एच. मॉर्गन ने। लिंक जीन नॉन एलिलिक, जो जीन आपस में लिंक हो गए हैं वो नॉन एलिलिक होते हैं। हाँ भाई,
लिंक्ड जीन नॉन एलिलिक होते हैं, अरे एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन होते हैं, एलील तो उसके होमोलॉगस पे होता है। सुनो कैसे, लिंक्ड जीन कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर, लिंक्ड जीन को क्रॉसिंग ओवर से सेपरेट कर सकते हैं, लिंक्ड जीन से को क्रॉसिंग ओवर से सेपरेट कर सकते हैं। ये वाली लाइन क्या थी, लिंक्ड जीन नॉन एलिलिक होते हैं, इसका मतलब लिंक्ड जीन मतलब एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, इस पे एक जीन प्रेजेंट है कैपिटल ए, एक जीन प्रेजेंट है बी, ये और ये आपस में एलील नहीं है। एलील तो ये होगा ना कि ये है, ये उसका होमोलॉगस है, एक कैपिटल ए है, यहाँ स्मॉल ए है, या फिर यहाँ भी कैपिटल ए हो, कुछ भी हो, तो एलील तो आपस में ये होते हैं। एक ही जीन पे प्रेजेंट, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन एलील्स नहीं कहे जाते हैं। जैसे ये एक जीन ए है, एक जीन बी है, ये लिंक्ड जीन है, ऐसे ही इनहेरिट हो जाएंगे अगली जनरेशन में, कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऐसे ही नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो गए। आगे सुनो क्या होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर देखना, एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम हो, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, इधर सुनना, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, होमोलॉगस क्रोमोसोम में देखना, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये आपस में होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इन होमोलॉगस में ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है आपस में, ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, ये आपस में क्रोमेटिड है, लेकिन ये और ये आपस देखो, ये और ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड, ये भी क्रोमेटिड, तो दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड, ये भी क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, तो दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन ये और ये दोनों आपस में है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो जीन का एक्सचेंज, यहां वाला जीन यहां से एक्सचेंज हो जाए, जीन का एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, उसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। सुनना आगे, क्रॉसिंग ओवर ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, जीन का एक्सचेंज हो रहा है। इधर यहां देखा दिखा दिया है, एक जीन, एक क्रोमोसोम है, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एक जीन ए है, उसका एलील स्मॉल ए है, एक जीन बी है, उसका एलील स्मॉल बी है। तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम के ये देखो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में जीन का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ बी यहाँ चला आया, स्मॉल बी यहाँ चला आया, स्मॉल बी यहाँ, कैपिटल बी यहाँ, ये जीन आपस में लिंक्ड है, लेकिन यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो गया, इसीलिए ए के साथ स्मॉल बी आ गया, जहां पहले कैपिटल बी था, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ गया। इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, या इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ये टर्म एनसीईआरटी ने बहुत क्लियर नहीं किया है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन कराने वाला एक एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेज। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, लिंकेज जितना ज्यादा होगा क्रॉसिंग ओवर उतना कम होगा। एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन जितने पास पास होंगे उनमें एक्सचेंज बहुत कम होगा, क्रॉसिंग ओवर बहुत कम होगा। अगर ये जीन बहुत पास पास होंगे तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा, और जितना ज्यादा लिंकेज, डिस्टेंस बिटवीन जीन उतनी कम। अगर लिंकेज ज्यादा, इसका मतलब लिंकेज ज्यादा मतलब जीन बहुत लिंक हो गए हैं, पास पास हैं, इसका मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया है। डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। डिस्टेंस ज्यादा तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, और लिंकेज कम। यहां फिर से समझो, आसानी से एक बात समझा जाए। एक यहां क्रोमोसोम बनाया है कि यहां बनाया है, यहां जीन पास पास हैं और यहां दोनों जीन दूर दूर हैं। अभी बताया है, अगर जीन पास पास मतलब डिस्टेंस कम, डिस्टेंस कम तो क्रॉसिंग ओवर कम, क्रॉसिंग ओवर कम तो लो रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेशन कम, और रिकॉम्बिनेशन कम तो लिंकेज ज्यादा। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जब जीन बहुत पास पास होते हैं तो रिकॉम्बिनेशन कराने वाला एंजाइम है रिकॉम्बिनेज, और वो रिकॉम्बिनेज यहाँ अच्छे से वर्क नहीं कर पाता क्योंकि जीन बहुत पास पास हैं, और जब रिकॉम्बिनेज वर्क नहीं करेगा तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा, लिंकेज ज्यादा होगा। यहाँ जीन दूर दूर है, आके बाइंड होगा रिकॉम्बिनेज, पूरा अच्छे से काम करेगा, डिस्टेंस ज्यादा है, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, इसका मतलब लिंकेज कम होगा। डायरेक्ट याद रखो,
रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, लिंकेज कम। ये लिंकेज का एग्जांपल बताया है। ड्रोसोफिला में लिंक जीन का इनहेरिटेंस कैसे है, देखो इसको थोड़ी समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो भी बता देते हैं। ये पेरेंटल टाइप है, ड्रोसोफिला है जिसमें आई कलर और बॉडी कलर का क्रॉस कराया गया है, वो देखना ड्रोसोफिला है, येलो कलर और ये व्हाइट बॉडी के साथ। देखो ये वाइल्ड टाइप, येलो और व्हाइट है, ये वाइल्ड है। एक कह रहा है पेरेंटल है, एक को पेरेंटल ये वाला लिया है और एक पेरेंटल वाइल्ड टाइप वाला लिया है। देखना जब यहां दिया है, अच्छा ये एक बात हमेशा याद रखना कि रिकॉम्बिनेशन हमेशा पेरेंटल से कम ही होगा। मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन जो हो सकता है, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन वो 50% होता है, हो सकता है, इससे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन हमेशा पेरेंटल से कम होगा, इसीलिए ये रिजल्ट याद रखना हमेशा पेरेंटल से कम। क्यों, यहां देखना, यहां जो पेरेंटल टाइप है वो 98.7% आता है और यहां रिकॉम्बिनेंट टाइप होता है वो 1.7% आता है पेरेंटल। क्यों, क्योंकि जीन बहुत पास पास है, ये दोनों जीन जिसका क्रॉस ड्रोसोफिला में मेंडल ने कराया, ये जीन बहुत पास पास थे। जो एग्जाम्पल इन्होंने लेकर कर कराया, दोनों जीन बहुत पास पास थे और जीन बहुत पास पास होने की वजह से पेरेंटल टाइप ज्यादा है, रिकॉम्बिनेंट कम है। जीन पास पास है, पेरेंटल ज्यादा है 98.7% और रिकॉम्बिनेशन बहुत कम है 1.3%। यहां देखो जब दूसरा वाला कैरेक्टर लिया, व्हाइट और मिनिएचर वाला, व्हाइट और मिनिएचर, यहां येलो और व्हाइट वाला था और ये वाइल्ड टाइप था, देखना, और यहां लिया ये वाइल्ड टाइप है, व्हाइट और मिनिएचर वाला, तो यहां देखा रिकॉम्बिनेशन थोड़ा बढ़ गया क्योंकि जीन थोड़ा दूर दूर है। पेरेंटल 62.8% और रिकॉम्बिनेशन 32.7%, क्योंकि जीन थोड़े दूर हो गए और जीन दूर हुआ तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ गया। एक बार नीचे देखो और क्या क्या कह रहा है। F2 जनरेशन बनवाया है, क्लास में हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया है, टाइम लगता है लेकिन अभी वन शॉट चल रहा है, जल्दी खत्म करना है, तो बस तुम इतना याद रखो, जब ये वाला क्रॉस लिया, ये वाला जीनोटाइप लिया, ये कैरेक्टर देखा, उस टाइम पे पेरेंटल ज्यादा आए 98.7% क्योंकि जीन लिंक्ड थे, और यहाँ पे जीन यहाँ भी लिंक था लेकिन डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा थी, और डिस्टेंस ज्यादा थी इसीलिए पेरेंटल टाइप कम हुए, रिकॉम्बिनेशन थोड़ा बढ़ा। लेकिन फिर भी बताया है कितना भी बढ़ जाए रिकॉम्बिनेशन 50% से ज्यादा नहीं होता है, पेरेंटल हमेशा ज्यादा ही आता है। पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्या होता है? पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव? पॉलीजेनिक, वन क्वांटिटेटिव कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। वन क्वांटिटेटिव कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा जीन, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा जीन, उसको कहते हैं पॉलीजीन। फिनोटाइप डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, जब एक से ज्यादा जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, इसका जो फिनोटाइप बनेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कितने एलील डोमिनेंट है। जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील उतना ज्यादा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। मैक्सिमम एक्सप्रेशन तब आएगा जब सारे एलील, सारे जीन डोमिनेंट हो। मिनिमम एक्सप्रेशन तब आएगा जब सारे के सारे एलील, सारे के सारे जीन रिसेसिव हो जाएं। और यहाँ पे फिनोटाइप हाईली इन्फ्लुएंस होता है, अफेक्टेड होता है इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है। जैसे एग्जांपल है ह्यूमन हाइट, 5 पॉलीजीन्स मिलकर कंट्रोल करते हैं ह्यूमन हाइट को कंट्रोल। एक कैरेक्टर ह्यूमन हाइट कंट्रोल करने वाले जीन कितने हैं? 5। एक कैरेक्टर स्किन कलर कंट्रोल करने वाले जीन कितने हैं? 3। ABC, एनसीईआरटी ने थोड़ा इसके बारे में बताया है कि 3 जीन है, मान लो ABC। मैक्सिमम एक्सप्रेशन मतलब सबसे डार्क कलर स्किन का तब होगा जब तीनों जीन डोमिनेंट हो जाएं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। मैक्सिमम एक्सप्रेशन डार्क कलर। मिनिमम एक्सप्रेशन बिल्कुल अंग्रेजी फेयर कलर, बिल्कुल फेयर कलर व्हाइट, जब तीनों रेसेसिव हो जाए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। बीच के कलर भी आते हैं। अगर यहाँ से 6 एलील डोमिनेंट है, मैक्सिमम एक्सप्रेशन है, डार्क है, एक कम कर दो
5 डोमिनेंट रह जाएं तो वो डार्कनेस थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे डोमिनेंट एलील के नंबर पे डिपेंड करता है। प्लियोट्रॉपी, सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। वहां क्या था, उल्टा था, ढेर सारे जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे, यहां अकेला जीन एक से ज्यादा एक्सप्रेशन कंट्रोल कर रहा है। वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। जैसे पी प्लांट में एक जीन होता है बी जीन, ये बी जीन सीड के शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सीड का शेप डोमिनेंस है। ध्यान समझना, सीड का शेप डोमिनेंस है। कैपिटल बी राउंड, कैपिटल बी राउंड और स्मॉल बी रिंकल्ड। लेकिन यही बी जीन स्टार्च ग्रेन साइज को भी कंट्रोल करता है और स्टार्च ग्रेन साइज शो करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कैपिटल बी लार्ज स्टार्च ग्रेन, कैपिटल बी मीडियम बीच का इनकम्प्लीट डोमिनेंस, स्मॉल बी स्मॉल स्टार्च ग्रेन। तो एक जीन दो दो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। ऐसे ही फिनाइल कीटोन्यूरिया में एक अकेला जीन है, उसमें म्यूटेशन अगर हो जाता है, उस म्यूटेशन से एक एंजाइम बनना था, वो एंजाइम बनना बंद हो गया और एंजाइम था फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज। ये एंजाइम बनना बंद हो गया, जिसकी वजह से आगे फिनाइल कीटोन्यूरिया डिटेल में आएगा। और इसका एक्सप्रेशन क्या आया, मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन ऑफ हेयर, स्किन पिगमेंटेशन। एक अकेले जीन में प्रॉब्लम हुई, इतना सारा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन ऑफ हेयर और स्किन पिगमेंटेशन। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन और उसके 6 नंबर वाले अमीनो एसिड पे नॉर्मल हीमोग्लोबिन था। जब नॉर्मल हीमोग्लोबिन था तब जो कोडॉन था वो था GAG ग्लूटामिक एसिड बनाता था, हीमोग्लोबिन नॉर्मल थी, नॉर्मल आरबीसी था। ये जी एक अकेले जीन में म्यूटेशन हुआ, GAG की जगह GUG हो गया, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन बनने लग गया, हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो गया, आरबीसी सिकल सेप्ड हो गई। ये सिकल सेप्ड आरबीसी हो गई तो एनीमिया हो गया, जॉइंडिस हो गया और ये आरबीसी रेजिस्टेंट हो जाती है मलेरिया के लिए। एक जीन में दिक्कत, इतना सारा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, इसका डिटेल पढ़ाएंगे। सेक्स डिटरमिनेशन को डिस्कवर किया था हेनकिंग ने 1891 में, पहली बार इन्होंने बात की थी। इन्होंने क्रोमोसोम में एक्स लाइक स्ट्रक्चर देखा था, उसी को इन्होंने एक्स क्रोमोसोम कहा था। मतलब सेल में एक्स लाइक स्ट्रक्चर देखा था, उसको एक्स बॉडी बोला था। बाद में पता चला जिनको एक्स बॉडी कह रहे हैं वो एक्स क्रोमोसोम है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सेक्स डिटरमिनेशन इन इंसेक्ट में सेक्स डिटरमिनेशन कैसा होता है, XO टाइप का होता है। मतलब मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है। ओ मतलब कुछ नहीं है, XO तब भी हेट्रोगेमी कहते हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो मेल हेट्रोगेमी होता है इंसेक्ट में, फीमेल होमोगेमी होती है, ऐसे ही पूछा जाता है। सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन में देखते हैं, XY और XX, XY मेल, XX फीमेल, मेल हेट्रोगेमी, फीमेल होमोगेमी। हेट्रोगेमी मतलब अलग अलग दोनों है। सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला में XY, ड्रोसोफिला में सेम ह्यूमन के जैसा, XY मेल, XX फीमेल, XY मेल हेट्रोगेमी, XX फीमेल होमोगेमी। बर्ड में सेक्स डिटरमिनेशन ZZ और ZW, यहाँ उल्टा है, यहाँ ZZ होमोगेमी मेल में, ZW हेट्रोगेमी फीमेल में, दोनों अलग अलग हेट्रोगेमी। हनी बी में थोड़ा अलग केस मिलता है सेक्स डिटरमिनेशन का, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म बोलते हैं, जहां पे जो हनी बी में फीमेल होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड होते हैं, 2n होता है, 32 होता है, मियोसिस होता है, गैमीट बनते हैं, n = 16 और 16 ये गैमीट बन गए। कुछ गैमीट ऐसे होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट डेवलप हो जाते हैं, वो मेल बनते हैं। हनी बी में इसका केस कभी डिटेल में बता देंगे, वैसे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, हो गया काम। फीमेल है, डिप्लॉयड है, मियोसिस हुआ, गैमीट बना। कुछ गैमीट डायरेक्ट, गैमीट मतलब एग, कुछ एग डायरेक्ट पार्थिनोजेनेसिस से, पार्थिनोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, कुछ ऐसे फीमेल गैमीट थे जो डायरेक्ट बना लेते हैं, मेल गैमीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ फीमेल गैमीट ऐसे तो डायरेक्ट मेल बन जाते हैं, n = 16। और कुछ ऐसे थे जो फर्टिलाइज होते हैं, ये मेल, इसीलिए इनका मेल हमेशा 16 क्रोमोसोम वाला होता है, हैप्लॉइड होता है। तो यहां से ये मान लो हैप्लॉइड मेल था,
इसमें जब गैमीट बनेगा तो माइटोसिस से बनेगा, मेल माइटोसिस से बनेगा क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं करना है। माइटोसिस से गैमीट बना n = 16, ये फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी बनेगी वो फीमेल बनेगी क्योंकि डिप्लॉयड फीमेल ही होती है, मेल तो हमेशा हैप्लॉयड होता है। फर्टिलाइजेशन से फीमेल बनी और ये फीमेल दो टाइप की बनती है। अगर इसको खाने को सब कुछ अच्छा मिला, रॉयल जेली, तो क्वीन बन जाएगी, फर्टाइल होगी। लेकिन कुछ बचा खुचा खाने को मिला, अच्छा खाना नहीं मिला, तो ये वर्कर बन जाएगी जो स्टेराइल होगी। ये कहानी चलती है उसमें। इसीलिए कहते हैं कि हनी बी में जो मेल हनी बी है डज नॉट हैव फादर। इस मेल हनी बी का फादर कहाँ है? देखो ये मेल हनी बी बनी है, डायरेक्ट फीमेल से डेवलप हुआ है, फादर नहीं है, डज नॉट हैव फादर बट हैव ग्रैंड फादर। हाँ, लेकिन ग्रैंड फादर है इसके। ग्रैंड फादर मतलब उसके पिताजी जो रहे होंगे, ग्रैंड फादर है। मेल हनी बी डज नॉट हैव सन। देखो ये मेल हनी बी है, ये मेल हनी बी, फर्टिलाइजेशन हुआ, सन कहाँ है? फीमेल बनी, डज नॉट हैव सन बट हैव ग्रैंड सन। हाँ, लेकिन जो इसकी फीमेल बनेगी आगे इसके बच्चे होंगे वो उसके ग्रैंड सन होंगे। तो ग्रैंड सन है लेकिन सन नहीं है। पेडिग्री एनालिसिस में कुछ सिंबल पूछे जाते हैं। पेडिग्री को 10 से 15 मिनट में हम अलग से पढ़ाएंगे, 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। ये 2-3 टॉपिक है जो अलग अलग 5-5 मिनट 10-10 मिनट, क्योंकि ऐसे पेडिग्री समझ नहीं आएगी। बस ये वाली पार्ट याद करके देखो, ये वाला जो यहाँ दिया हुआ है 10 से 15 मिनट का लेक्चर हम अलग अलग से डाल दिया करेंगे इन पे। ऐसा सिंबल है तो मेल है, ये सिंबल फीमेल का है, ये अनसेक्स अनस्पेसिफाइड है, पता नहीं है मेल है कि फीमेल है। अगर ऐसा कुछ दिया है तो इंडिविजुअल अफेक्टेड है। ये है तो मेटिंग हो रही है मेल फीमेल जिनकी मैरिज हो गई। डबल लाइन खींच दिया है तो क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मैरिज है। और ये पूरा पेरेंट बनाया है, ये उनके चिल्ड्रन बनाए हैं, ये पेरेंट है, अफेक्टेड चिल्ड्रन है। एक साथ लिख के दे दे तो 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, 5 हो 10 हो 20 हो कुछ भी कह सकता है। ऐसे बनाए और उसके अंदर कोई नंबर लिख दे और उसको कलर ना किया गया हो तो इसका मतलब ये सारे के सारे इंडिविजुअल अनअफेक्टेड हैं। लेकिन इसको देख करके ये नहीं बता पाएंगे इसमें कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, ये कम पूछा गया है। एनसीईआरटी में 2 पेडिग्री बनी है, अभी उस पेडिग्री को याद रखो। पेडिग्री बहुत आसान होती है, 3-4 बातें ध्यान रखनी होती है, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो वो 10-15 मिनट अलग से तुम्हें बता देंगे, नहीं तो भी हमारा टाइम हो जाता है क्योंकि हमारी रेगुलर क्लास भी तो लगती है इसी क्लास में, ऑफलाइन क्लास वो लगती है। देखो पेडिग्री में ये कह रहा है जो पहली वाली पेडिग्री बनी है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट की है, या ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम, ये सारी बातें आगे करेंगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, सेक्स लिंक्ड क्या है। आगे देखो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट की है, और जो डिजीज है वो माइटोनिक डिस्ट्रॉफी की है। ये पहली वाली एज इट इज ऐसा याद कर लो, ज्यादातर चांस यही होता है पेडिग्री का, अगर आता है तो एनसीईआरटी का ही आएगा। ऑटोसोमल रिसेसिव वाला जो ट्रेट है वो ये सिकल सेल एनीमिया का है, ऑटोसोमल रिसेसिव का, इसको ऐसे ही याद रखना है। इसका डिटेल पढ़ाएंगे आगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर लास्ट पार्ट है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का। अब्सेंस या एक्सेस, किसी का अब्सेंस हो जाए जीन का क्रोमोसोम का, या बढ़ जाए, या फिर एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए, उसी को कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसमें 2 आते हैं, एक होता है एन्यूपोलाइडी, एक होता है पॉलीपोलाइडी। एन्यूपोलाइडी का मतलब है गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम का गेन हो गया है या लॉस हो गया है, या तो एक क्रोमोसोम चला गया है या फिर जुड़ गया है। पॉलीपोलाइडी इंक्रीज इन अ होल सेट, क्रोमोसोम का पूरा सेट इंक्रीज हो जाए। एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है घट रहा है एन्यूपोलाइडी, पूरा सेट बढ़ जाए पॉलीपोलाइडी। सुनो डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम सुनना, पूरा हमने एनसीईआरटी निकाल के रख दिया है ताकि पूरी बात समझ आ जाए। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जहां 21st वाले क्रोमोसोम पे एक एडिशनल क्रोमोसोम आ जाता है, तो 21st पे ट्राइसोमी हो जाती है। नॉर्मल ह्यूमन में क्रोमोसोम 46 होते हैं या 47 हो जाते हैं, 21st वाले क्रोमोसोम पे एक एडिशनल क्रोमोसोम आ जाए तो कहते हैं 21st पे ट्राइसोमी हो गई। पहली बार डिस्कवर किया था साइंटिस्ट लैंडन्स डाउन ने 1866 में, जिसमें हाइट शॉर्ट सेचुरेटेड रह जाती है, हाइट छोटी रह जाती है, स्मॉल राउंड हेड, हेड छोटा रह जाता है, बिल्कुल गोल हो जाता है, फरोट टंग थोड़ी से पार्शियली ओपन माउथ रहेगा, टंग बाहर निकली हुई होगी, और पॉम, ये पॉम जो है वो ब्रॉड हो जाता है। फिजिकल साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट, मतलब बच्चा पगलेट हो जाता है, थोड़ा मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर में
एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम कहां पर जुड़ जाता है आकर के, देखो एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आया, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा आया है, यहाँ भी 47 हुआ है और एक्स एक्स वाई हो गया है, सेक्स क्रोमोसोम पे एक क्रोमोसोम बढ़ गया है, पहले एक्स वाई था, मेल था, अब एक एक्स्ट्रा एक्स आया है, एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम अगर आया है और एक्स क्रोमोसोम आया है तो फेमिनाइन कैरेक्टर ले आएगा। ऐसे मेल जो होंगे उनमें मैस्कुलाइन डेवलपमेंट हो जाएगा, फीमेल के कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे, फेमिनाइन डेवलपमेंट हो जाएगा, ब्रेस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा मेल में, इसको कहते हैं गायनेकोमेस्टिया, और ऐसा मेल स्टेराइल होगा। नेक्स्ट, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर में कह रहा है सच ए डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन एक्स, एक एक्स क्रोमोसोम कम हो गया फीमेल में, एक सेक्स क्रोमोसोम कम हो गया, एक्स एक्स था अब एक्स ओ हो गया, एक्स नॉट हो गया, देखो 45 हो गया, फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम कम, तो ऐसी फीमेल स्टेराइल हो जाएगी, फीमेल फीमेल जैसी नहीं रह जाएगी, ओवरी रूडिमेंट्री हो जाएगी और लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी ढंग से डेवलप नहीं हो पाएंगे। एक बार देखो, ध्यान से समझना है बात, अभी तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास कंप्लीट टाइम है, इतना टाइम है, 3 महीने पूरे पूरे बचे हैं, इतना वक्त है कि कुछ करके दिखा सको, कुछ करके दिखाने का टाइम है अभी तुम्हारे पास। अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ हो सकता है तो करने की कोशिश करो, मेहनत करो, मेहनत से भागो मत। सिलेक्शन होना ना होना वो सेकेंडरी है, वो अलग बात है, लेकिन अभी से पढ़ाई छोड़ देना ये कायरता है, सीधी सीधी बात यही है। हाँ, जिनको तुम पे भरोसा नहीं हो रहा है, लोग कुछ भी कह रहे हैं वो सुनते जाओ, इधर से सुनो इधर से निकालो, कुछ मत बोलो, बस सुन लो। अपने अंदर से ये याद रखो, अपने सिर्फ अपने अंदर से एक चीज बोलते रहो, जो भी कोई कुछ कह रहा है, तुम पे डाउट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अपने अंदर से बस बोलते रहो कि मैं बदल दूंगा आने वाले वक्त में बहुत कुछ, मैं बदल दूंगा आने वाले वक्त में बहुत कुछ, और उनमें से एक तुम्हारा नजरिया होगा। तो पढ़ो और बदल दो। थैंक यू, देखते रहो वी न्यूज़।